स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2 देखा था। मतलब उसमें हमने इंट्रोगेटिव टाइप के क्वेश्चंस के समय कैसे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट किया जाता है वो देखा था। देखो बच्चा लोग, आपके सिलेबस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का आएगा, उल्टा नहीं होता आपके सिलेबस में। बाकी आईसीएसई में उल्टा भी होता है। चीजें ये रहती है, उनको डायरेक्ट सेंटेंस दिया होगा, उसका इनडायरेक्ट करना है। ओके, सो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टोटल 4 टाइप के सेंटेंस रहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जिसमें से 2 हम देख चुके हैं और बाकी के 2 हम आज देखेंगे। अब अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब हमने सीखा था उस समय हमने क्या देखा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? फीलिंग वाले, है ना। कोई खुशी के साथ, कोई दुख के साथ, कोई सरप्राइजिंग के साथ, कोई शॉक के साथ एक फीलिंग दिखाने का एक तरीका होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज इसके रूल्स कोई बहुत अलग नहीं है। जो पहले हमने किया ना असर्टिव, काफी सिमिलर है उसके साथ। महेश एक्सक्लेम्ड। बच्चा यहाँ एक्सक्लेम भी लिखा हो सकता है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक्सक्लेम भी लिखा हो सकता है, सेड भी लिखा हो सकता है, टोल्ड भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सक्लेम टू his friend what a wonderful car you have। अब सीधी सी बात है, बाहर पे हमको नहीं जाना है, हमको देखना है अंदर क्या है। जो ब्रैकेट के अंदर कौन सा सेंटेंस है उस पे फोकस करना है। सो एक्सक्लेमेटरी साइन आ गई, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए, एक्सक्लेमेटरी मतलब फीलिंग। सो बच्चा, वो फीलिंग हमको बाहर दिखानी। बाहर दिखाने का मतलब ऐसे नहीं घर के बाहर निकल के फीलिंग दिखाओ। फीलिंग का मतलब है, दिखाने का मतलब है कि जो ब्रैकेट के बाहर जो सेंटेंस है ना, इसमें आपको दिखाना है। अब पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन में किस तरह की फीलिंग के बारे में बात की गई है। व्हाट अ वंडरफुल कार यू हैव, यानी कि वो खुश हो रहा है यहाँ पे, यार क्या जबरदस्त कार है तेरी ना, खुश हो रहा है, या एक्साइटमेंट, एक्साइटेड हो रहा है। सो वही आपको यहाँ पे लिखना है, महेश एक्सक्लेम विथ एक्साइटमेंट, या एक्साइटमेंट की जगह पे आप जॉय भी लिख सकते हो। वैसे खुशी इतनी नहीं है, एक्साइटमेंट ज्यादा है। सो एक्साइटमेंट जब प्रॉपर वर्ड, हाँ अगर आप जॉय लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। महेश एक्सक्लेम्ड विद एक्साइटमेंट दैट। अब मैंने कहा था ना असर्टिव वाली चीज है, तो दैट लगाना है यहाँ पे वापस। अब ये जो अंदर सेंटेंस दिया है ना, इसका आपको रफ पेपर में असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। सो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव हमने सीखा था ना, वही चीज यहाँ करनी है। व्हाट अ वंडरफुल कार यू हैव, इसका असर्टिव क्या हो जाएगा? यू have a very wonderful car। बच्चा लोग, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव करते हो सो आपको कोई एडवर्ब लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? एडवर्ब, ठीक है। वेरी हो गया, सो हो गया, टू हो गया, ग्रेट हो गया, जो भी एडजेक्टिव पोस्ट होने के लिए पॉसिबल हो। अब इसका आप कर दो इनडायरेक्ट और यहां लगा दो। हमने क्या किया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव किया और इस असर्टिव का इनडायरेक्ट करके आंसर में लगा दो। सो उसने क्या बोला? उसके पास बहुत ही सुंदर कार है, उसके पास, तो दैट ही, देखो एक्सक्लेम, अच्छा किसको एक्सक्लेम किया? उसके फ्रेंड को। एक्सक्लेम हिज फ्रेंड with excitement that he have का हो जाएगा had। बच्चा रूल्स मैंने पहले कहा था, सब कुछ पहले जैसे रहेगा, इसलिए मैंने इस बार अलग से भी लिखा है नहीं। have का had a very wonderful car, ठीक है, खत्म, बस इतना ही है। ये जो सेंटेंस है ये रफ में आपको लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
खेत में मोती की फसल देखकर किसान को बहुत ही आश्चर्य हो गया। मोती दे रहे उसको लेकर आश्चर्य हो। 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था? ओके, अब देखिए बच्चों लोग, इस सेंटेंस में ना हमने क्या किया है, एक एक्सक्लेमेटरी को भी ला दिया, एक इंट्रोगेटिव को भी ला दिया और एक एसर्टिव को भी ला दिया। जरूरी थोड़ी ना है कि एसर्टिव टाइप है तो मतलब ऐसा अलग ही क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम में कोई आपको ऐसा बोल के नहीं दिया होगा कि हमने एसर्टिव वाला डायरेक्ट दिया है या इंट्रोगेटिव वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है। मिक्स होगा, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी मिक्सचर हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है एक मिक्सचर। चलिए, द बॉस इन द ऑफिस सैड, तो बच्चा बाहर तो वैसा का वैसा ही, द बॉस इन द ऑफिस। पहला सेंटेंस क्या है, देखो एक्सक्लेम्ड कब लगाते हैं, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं कॉमा के अंदर, उन 3 में से एक एक्सक्लेमेटरी हो। जरूरी नहीं है कि वो पहला ही हो, दूसरा भी हो सकता है, आखिरी भी हो सकता है। तो जहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ रहा है वहां पे हम लगाएंगे एक्सक्लेम। सपोज करो कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लास्ट में आ रहा होता, सो ये जहां पे क्वेश्चन मार्क है ना, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लिखते हैं एंड एक्सक्लेम दैट या एंड फर्दर एक्सक्लेम दैट। समझ आ रहा है? तो जहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उससे पहले ही हम एक्सक्लेम वर्ड का यूज करेंगे। इधर पहला ही शुरुआत में ही है तो शुरुआत में यूज कर लो, द बॉस इन द ऑफिस एक्सक्लेम, ओह दैट्स अ हिस्ट्री। अब ये क्या दिखा रहा है, कौन सी फिल्म दिखा रहा है ये, बताइए जरा। सरप्राइजिंग या चौंकने की, ओह ये तो हिस्ट्री बन गई। तो एक्सक्लेम विथ शॉक, शॉरी, या सरप्राइज भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्सक्लेम विथ शॉक दैट। अब यहां देखो एक चीज और आपके लिए नवी, देखो ये जो ओ था ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलो सबसे पहले इसको एसर्टिव बनाओ। सो जब हम इसका ओ वाओ हुर्रे ये जब लगाते हैं तो हमको पता है कि हम सिर्फ सेंटेंस के आगे लगाते हैं, बाकी सेंटेंस सेम का सेम रहता है। सो एसर्टिव करने के लिए सिंपली इसको हटा दो। हमने इस टाइप के भी एक्सक्लेमेटरी देखे हुए जहां पे व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं, और इस टाइप का भी एक्सक्लेमेटरी देखा हुआ है जहां पे हो, हुर्रे, वाओ, एलास ये वर्ड यूज होते हैं। सो उसमें क्या किया जाता था, सिंपली सेंटेंस के आगे ये वर्ड लगा दिया जाता था। सो अब एसर्टिव के लिए इन वर्ड्स को हटा दो। सो रफ में क्या बन जाएगा, दैट्स हिस्ट्री। अच्छा, दैट्स का मतलब है दैट इज, दैट्स का मतलब क्या होता है, दैट इज अ हिस्ट्री। अब इसका हमको बनाना है इनडायरेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो ये वाला दैट तो मैंने कौन सा लगाया, ये जो एपोस्ट्रोफी ब्रैकेट है ना, इसको हटा के ये दैट लगाया। अब ये वाले दैट का क्या करूं, क्या इसको भूल जाना है, या हम ऐसा मान ले कि दोनों का एक ही लिख दिया? नहीं, दोनों का एक नहीं होता है। अगर कभी सेंटेंस की शुरुआत दैट से हो रही है और आपको इनडायरेक्ट में दैट लगाना पड़ रहा है, सो आप कोमा लगा देंगे, दैट दैट। बच्चा 2 बार दैट लिखना पड़ेगा और दोनों के बीच कोमा लगाना पड़ेगा। पहला वाला दैट क्या दिखाता है, कि बॉस ने खुशी से बयान किया, खुशी से बोला कि, खुशी से मतलब कोई लड़की खुशी नहीं, खुश होके बोला कि वो एक हिस्ट्री थी। समझ आ रहा है? ये दैट का मतलब है की जो है ना, इसने कहा कि, उसने पूछा कि, हिंदी में हम की बोलते हैं ना, ये बोला की है, और ये दैट का मतलब है वो, दैट्स अ हिस्ट्री, ये तो एक हिस्ट्री हो गई है। सो बॉस ने कहा कि वो एक हिस्ट्री हो गई है, सॉरी, ठीक है। सो दैट इसका हो जाएगा वॉज अ हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट
बच्चा देखो आगे क्या बोल रहा है, बट हाउ डिड वी अचीव, अब क्वेश्चन पूछ रहा है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एंड आस्क्ड, फर्दर आस्क्ड चलेगा, फर्दर आस्क्ड या खाली आस्क्ड दोनों चलेगा। अब इंट्रोगेटिव वाला रो इस्तेमाल कर लो। अब प्रॉब्लम क्या है, ये बट, अब इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चा, इसको अब हमें अवॉइड करना पड़ेगा। हमने यहां बोल दिया ना एंड आस्क्ड, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है, हाउ से। बच्चा WH वर्ड, जब WH वर्ड से शुरू होता था तो हम क्या करते थे, इफ के बदले वही WH वर्ड लगाते थे, इफ नहीं लगाते थे। सो हाउ के लिए हाउ, ठीक है। अब क्या करो, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो तो क्या बचेगा, डिड वी अचीव इट, क्या बचा, डिड वी अचीव इट। मैंने आपको कहा था कि जब आप WH वर्ड हटाएंगे सो 99% अब जो सेंटेंस शुरू होगा वो या तो हेल्पिंग वर्ब से होगा या तो डू डज डिड से होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो जिसमें हमने इंट्रोगेटिव टाइप देखा था वो एक बार देखना, क्लियरली उसमें मेंशन था कि जब आप WH वर्ड को हटाएंगे सो 99% सेंटेंस की शुरुआत या तो डू डज डिड हो जाएगी या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब इसको भी एसर्टिव बनाना पड़ेगा, बिकॉज एसर्टिव सेंटेंस शुरुआत कहां से होता है, सब्जेक्ट से, और डिड कभी सब्जेक्ट नहीं होता। क्या करेंगे, सिंपली डिड को हटा दो। क्या डिड को हटाना इतना सिंपल है, हमको पता है कि डिड हटाएंगे तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी वर्ब का प्रेजेंट से हमने कर दिया पास्ट। अब इसका आप करो इनडायरेक्ट। सो आस्क हाउ वी, हम भाई बॉस ने पूछा कि हमने कैसे अचीव किया, हम। अब यहां पे क्या लिखेंगे, अब देखो यहां पे ये प्रॉब्लम है, आप कौन हो, आपको पता लगाना कि आप सेकंड पर्सन हो, क्या आप हम के अंदर आते हो, या आप थर्ड पर्सन हो, आप हम के अंदर नहीं आते हो। द बॉस इन द ऑफिस सेड, किसने बोला, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा बताया हुआ है कि सेकंड पर्सन आप है क्या नहीं, मतलब ऑब्वियसली बॉस किसी 5, 6, 10 लोगों को बोल रहा होगा, क्या उन 10 लोगों में मैं हूं, कुछ पता चल रहा है क्वेश्चन में से, नहीं। इसका मतलब आपको थर्ड पर्सन बन के चलना है। थर्ड पर्सन का मतलब है कि आप इसमें इंक्लूड नहीं है, समझ आ रहा है। सो हम क्या कर देंगे, वी का बन जाएगा दे। बॉस ने पूछा कि कैसे उन लोगों ने ये अचीव किया, उन लोगों ने मतलब दे। अगर मैं इसके अंदर होता, मैं सेकंड पर्सन होता तो उन 10 लोगों में मैं भी इंक्लूडेड होता। सो बॉस ने हमसे पूछा कि हमने कैसे अचीव किया, सो वहां पे वी का वी रहता। समझ आ रहा है बच्चा। हिंदी मैंने पहले कहा था, हिंदी के थ्रू जाओ, चुटकियों में चीजें होगी, डायरेक्ट इंग्लिश नहीं करनी है, क्लियर। सो हाउ दे अचीव्ड इट, हाउ दे अचीव्ड इट। यार ये रुखा रुखा लग रहा है बच्चा लोग। अगर वर्ब पहले से पास्ट में है तो उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा, हेड लिखना पड़ेगा। डू डज डिड हम लगाते हैं, अगर यहाँ पे एनओटी नॉट होता तो, क्या यहाँ पे नॉट है, नहीं, नॉट होता तो हम हेड के बदले डू डज या डिड लगा देते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ओके गुड। नहीं तब भी हम नहीं लगाते हैं, तभी हम नहीं लगाते हैं, पूछो क्यों। हाँ नहीं डिड लगाते ना, सही है सही डिड आ जाता, राइट 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 राइट। देखो ना, अगर सपोज नॉट होता, ऐसा सपोज कि ऐसा कुछ होता, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन डिडेंट से शुरू होता, हम ये डिड हटाते हैं, यहाँ पे डी करते हैं, ये नॉट को यहाँ लेके जाते हैं, ये नॉट को हम यहाँ लिखते हैं। अब नॉट है बट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो डू डज डिड लगाना पड़ेगा, डिड लगाने से वापस प्रेजेंट टेंस। ये सारे बदलाव करने पड़ते हैं और हम देख चुके हैं, बट फिलहाल इस सेंटेंस में ऐसा नहीं। बड़ा देर रहेगा यहाँ, मैंने गलती से मिटा दिया था। ओके सो चलिए, ये हुआ सेकंड सेंटेंस कंप्लीट। फुल स्टॉप हम नहीं लगाएंगे, हमको कोई हक नहीं बनता किसी के फट्टे में अपनी टांग अड़ाने का, हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ठीक है। था आगे क्या बोला जा रहा है, आई हैवंट बीन इन्फॉर्म। अब ये असर्टिव सेंटेंस बोल रहा है तो सिंपल बोल दो, एंड फर्दर एडेड दैट, या सिंपली एडेड दैट भी चलेगा। फर्दर एडेड दैट। आई, देखो यहाँ पे आई कौन है, बॉस,
तो हम थर्ड पर्सन है, हम क्या बोलेंगे? बॉस ने बोला कि उन्हें इस बारे में पता नहीं था या बताया नहीं गया था। उन्हें 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 मतलब ही। अब बॉस लेडी भी तो हो सकती है, तो आप चाहो तो शी भी लिख सकते हो, ठीक है। ही हैवन का हो जाएगा हैडंट, बिन का बिन, पास्ट टेंस कर दिया है सो आगे फिर और कुछ मत करना। इन्फॉर्म अबाउट इट्स प्रोसेस, ये हो गया यहां पे आंसर खत्म, ठीक है। ओके सो चलो एक्सक्लेमेटरी के लिए बस यही कहानी थी और ज्यादा कुछ नहीं है। अब एक प्रॉब्लम है, कई बार ना बच्चे हमें बोलते कि सर हमें समझ नहीं आता कि कौन सा फीलिंग है, खुश हो रहा है, दुख हो रहा है, कुछ भी लिखाते हैं। देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, नहीं समझ आवे तो बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, वो तभी यूज करना जब आपको कुछ समझ ना आवे। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि खुशी है, दुख है, एक्साइटमेंट है, शॉक है, जॉय लिखूं, सैडनेस लिखूं, क्या लिखूं, नहीं समझ आ रहा ना, तो कुछ मत लिखना, एक्सक्लेम दैट कर देना। ही एक्सक्लेम दैट, महेश एक्सक्लेम दैट, मतलब विद जॉय, विद सैडनेस, विद ये, विद वो, कुछ मत लगाना। तो मैं आपने क्यों सिखाया? अगर सपोज जरूरी नहीं है लगाना तो आपने क्यों सिखाया? बिकॉज बच्चा लोग ये चीज रॉन्ग नहीं है। ये चीज अगर मैं एकदम टिपिकल इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो ये चीज फॉलो होती है। एंड हम गुजरात बोर्ड के वासी हैं, हमको अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक्सक्लेम विद लिखा जाता है। अगर सर लिखा जाता है, जरूरी है, तो आप क्यों बता रहे हो? बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूँ, मतलब इसलिए ऑप्शन दे रहा हूँ ना लिखने का, कि अगर आपने रॉन्ग लिख दिया तो वैसे ही रॉन्ग होने वाला है। नहीं लिखा होगा तो हो सकता है वो राइट हो जाए, 99% चांस है कि चेकर चला रहेगा, बिकॉज चलता है उसके बिना भी। समझ रहे हो? ओके अब बच्चा लास्ट टाइप देख लेते हैं हम लोग, इंपेरेटिव। अच्छा आप सबको पता होगा कि इंपेरेटिव क्या होता है? जब कोई ऑर्डर किया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है या कोई सजेशन दिया जाता है, सो उस समय हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो छोटे मोटे रूल्स चेंज होंगे। क्या बच्चा? कहीं पे आप दैट लगाते थे, कहीं पे आप इफ लगाते थे, अब आपको इसके बदले लगाना है टू। ना ही दैट ना ही इफ, कुछ भी नहीं, क्या लगाना है? सीधा टू। एंड जो आप सैड लगाते थे या टोल्ड लगाते थे या एक्सक्लेम्ड लगाते थे या आप आस्क्ड लगाते थे, इन सब के बदले अब आपको लगाना है, अगर सपोज ऑर्डर चल रहा है, अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है सो आप लिख देंगे ऑर्डर्ड। अगर कोई रिक्वेस्ट की जा रही है सो आप लिख देंगे रिक्वेस्टेड। अगर कोई सजेशन दिया जा रहा है सो आप लिख देंगे सजेस्टेड। बस इतना ही चेंजेस। अब उसके अंदर क्या रहेगा? अंदर सेम टू सेम। क्या चेंज होगा? सिर्फ प्रोनाउन। बच्चा लोग एक चीज हो, नोट डाल के लिख लेना, इन सच सेंटेंस only helping verb is changed and necessary words are changed, but tense remains the same। इसका मतलब क्या है? देखो प्रोनाउन, एक सॉरी माय मिस्टेक, हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, सॉरी। ओनली प्रोनाउन इज चेंज। बच्चा आई का ही, शी, दे, वी का दे, वो चेंजेस तो करने ही करने हैं। नेसेसरी वर्ड्स का मतलब है हियर से देयर, हैंड्स का थैंक्स, गो का कम, ये जो चेंजेस हम करते हैं वो भी करने हैं। क्या नहीं करना है? तो पास्ट टेंसेस चेंज नहीं करने। मतलब अभी तक हम क्या करते थे? वॉस का इज का वॉस करते थे, एम का वॉस करते थे, या वॉस वेयर का हैड बीन करते थे, या हैव का हैड करते थे, या कैन का कुड करते थे, या वर्ब का पास्ट टेंस बनाते थे, है ना? वो यहां नहीं करना है। क्यों नहीं करना? फिर से सवाल आता है। बच्चा लोग हमने क्या देखा था? हमने एक रूल क्या देखा था कि एक सेंटेंस में एक पास्ट टेंस होना चाहिए। अब देखो एक्चुअली इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो बात है किसी दो या कुछ लोगों में हो चुकी है वो हम किसी और को बता रहे हैं। मतलब जो काम हो चुका है,
एंड जो काम हो चुका है उसको पास्ट कहते हैं। इसीलिए हम अभी तक है ना प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का पास्ट पार्टिसिपल करते थे। बट अब क्या हो रहा है बच्चा लोग, जरा यहाँ ध्यान से देखो, हम ऑलरेडी यहाँ पे लगा रहे हैं ऑर्डर्ड। सो ये अपने आप में पास्ट टेंस है। सो एक सेंटेंस में एक ही पास्ट टेंस होता है, वो रहा ये। इसीलिए आगे आपको टेंसेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एंड, बट, कॉमा, दैट यानी कि सेंटेंस के टुकड़े होते हैं तो जरूर पड़ेगी। अभी हम देखेंगे वैसे एग्जांपल भी। वन मोर थिंग, एक और क्वेश्चन यहां से निकल के आएगा कि सर ऐसे तो असर्टिव सेंटेंस में भी हम दैट लगाते थे, टोल्ड लगाते थे, तो ये भी तो पास्ट टेंस है। सो वहां पे क्यों पास्ट टेंस करते थे और यहां नहीं करेंगे? क्यों ऐसी नाइंसाफी? बिकॉज बच्चा वहां पे हम कॉमा के बदले दैट लगाते थे। दैट क्या करता था? सेंटेंस के टुकड़े करता था, पार्ट्स करता था। और हमने बेसिक्स में सीखा हुआ है कि सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी में पूरा का पूरा ग्रामर फॉलो होता है। यहां पे क्या लग रहा है? टू। क्या लगेगा? टू। एंड टू सेंटेंस के टुकड़े नहीं करता। आई रिपीट, टू सेंटेंस के दो पार्ट्स नहीं करता, यानी एक पार्ट में एक ही पास्ट टेंस होना चाहिए। ये इंग्लिश का रूल है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? ठीक है बच्चा लोग, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं इंपेरेटिव के। और एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल दिखा बना है, पर चला ही आ रहा था। उसको मालूम नहीं कि मोटर आ रही है, तो वो जा रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था। तब नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया, मतलब उसको साइड में कर लिया कि जिससे उसको कोई नुकसान ना हो। और एक पल की देरी होती तो शायद बच्चा के नीचे आ सकता था। और इस झपटने के चक्कर में नरेंद्र के हाथ में जो शिवलिंग था ना, वो हाथ से कहीं गिर गया और गिर के टूट गया। और इस दौरान मतलब जो एक्सीडेंट होते तो लोग मारे जाते समूह वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने उनमें से किसी एक इंसान ने बोला कि बेचारे का किसी और की मदद करने के चक्कर में खुद का नुकसान हो गया, उसका शिवलिंग टूट गया। कितने बड़े चाव से उसने शिवलिंग खरीदा था। ये सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इसमें क्या हो गया? शिवलिंग टूटा तो टूटा, और इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। मतलब शिवलिंग टूटा वही चीज है, उसको मारने में खरीदी जा सकती है, लेकिन हमेशा The teacher shouted, "Silent!" One of the students said, "Respected ma'am, may we please discuss the next question?" The teacher said, "Yes, but silently." वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आया, हम सभी बहुत से लोग पूछते हैं सर हम 2 मिनट खाली बात कर ले, हम बोलते हैं ठीक है लेकिन शांति से, मतलब साइलेंटली बोल दिया। शायद चुप कैसे, अब चुप होकर डिस्कस कैसे कर सकते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया, पर ठीक है बोल दिया तो बोल दिया। ओके अच्छा लोग, यहाँ भी हमने टीचर और बच्चों के बीच में एक छोटा सा कन्वर्सेशन लिया है। चलिए डायरेक्टली आंसर पे आते हैं। सबसे पहले टीचर ने शाउट, चिल्ला के बोला चुप हो जाओ। अच्छा चिल्ला के बोलना चलो जो भी हो, मतलब यहाँ पे टीचर कर क्या रही है? क्या वो सिंपली कुछ बता रहे हैं चुप हो जाओ? क्या ये बताना होता है? नहीं। क्या ये कुछ फीलिंग दिखाना होता है? इमेजिन करो कि अगर फीलिंग दिखाना होता तो, फिलहाल नहीं होता। क्या ये क्वेश्चन कुछ भी है? चुप नहीं ना, तो हुआ क्या? ये साइलेंट एक ऑर्डर हो गया, मतलब इंपेरेटिव। सो हम क्या करेंगे? द टीचर सेड के बदले हम कर देंगे ऑर्डर। अच्छा किसको ऑर्डर दिया है? उसके बाद वाले कन्वर्सेशन में पता लग रहा है कि स्टूडेंट को। सो द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू, दैट के बदले टू। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे इसका? दैट के बदले टू आ गया। अच्छा हिंदी में कैसे बोलेंगे? टीचर ने बच्चों को चुप होने के लिए कहा,
या टीचर ने बच्चों को चुप होने का ऑर्डर दिया, ऐसा भी कहते हैं ना, चुप होने का। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? टीचर ने बोला चुप, उसको हमने इनडायरेक्ट कैसे बोलेंगे? टीचर ने चुप होने का कहा या चुप होने के लिए बोला, होने के लिए। इसको इंग्लिश में कैसे बताया जाएगा? यस, यहां पे हम लिख देंगे टू बी साइलेंट। तो बच्चा बी कहां से आया? होने के लिए। टू बी क्या हो गया? होने के लिए, साइलेंट होने के लिए टीचर ने स्टूडेंट्स को ऑर्डर किया। समझ आया? अरे हिंदी से करना है और कुछ नहीं करना। अब आप में से कोई गुजराती है तो गुजराती भी कर सकता है। टीचर है विद्यार्थियों ने चुप रहवा माटे आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वन ऑफ द स्टूडेंट सेड रिस्पेक्टेड मैम मे बी प्लीज। अच्छा ये क्या कर रहा है? ये मे बी प्लीज आई थिंक मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्या हम डिस्कस कर सकते हैं? लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। उसका पहला रीजन कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। दूसरी चीज, बच्चा प्लीज आ गया ना, सो एक्चुअली वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड। बच्चा एक्चुअली प्लीज के बदले हम रिक्वेस्टेड लगा रहे हैं ना। प्लीज कब यूज करते हैं? हमको रिक्वेस्ट करते हैं। सो ये प्लीज वर्ड को हम यहां से हटा देंगे, बिकॉज उसकी जगह पे हमने ये वर्ड यूज किया था रिक्वेस्टेड। अच्छा एक प्रॉब्लम है, ये रिस्पेक्टेड में का क्या करें? देखो मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि हम किसी लोगों को है ना कुछ कहकर बुलाते हैं। जैसे मतलब माय डार्लिंग चाइल्ड देखा था, या तो फिर हमने एक एड्रेस वाली चीज देखी थी। आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन एग्जैक्टली। डियर तो उसमें रिस्पेक्टेड एड्रेस द मैन विद लव, याद आया? सो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही लिखेंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट एड्रेस्ड द टीचर एड्रेस द टीचर। अब बच्चा अगर कुछ खास वर्ड यूज किया हो ना तो हम यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस द टीचर विथ या बाय सेइंग। जैसे कि टीचर देवी, सपोज अगर ऐसा कहा जाता तो हम क्या बोलते हैं? द स्टूडेंट एड्रेस द टीचर बाय सेइंग देवी। हम ऐसा बोल सकते थे अगर होता तो। फिलहाल यहाँ पे तो है नहीं। रिस्पेक्टेड का मतलब माननीय, रिस्पेक्ट देने के लिए। सो हम ये क्या बोलेंगे? एड्रेस द टीचर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इज्जत से बुलाया। एंड रिक्वेस्टेड, अब आएगा रिक्वेस्टेड। तो बच्चा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना उसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं इनडायरेक्ट में। एंड रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? इसका क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड टू। देखो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। भाई रिक्वेस्ट किया कि उनको मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने दे। हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? बच्चे ने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें मैथ्स की प्रैक्टिस करने दी जाए, है ना? सो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू लेट देम। समझ आ रहा है? टू लेट देम डिस्कस the maths questions। बच्चा लोग देखो, अब आप बोलोगे सर ये ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं था, लेट देम नवे बढ़ आ गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ग्रामर के जो भी टॉपिक्स है ना प्लीज उन्हें हिंदी में समझ के करो, सबसे बेस्ट है। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता ना तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता और फिर हमको उसको इंट्रोगेटिव के तरीके से सॉल्व करना पड़ता। सो मे बी, मैं आगे चला जाएगा, वी में हो जाता और इनडायरेक्ट में क्या हो जाता? दे माइट। समझ आ रहा है? अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो। रिक्वेस्टेड टू लेट देम डिस्कस, लेट देम। ओके चलिए ये तो खत्म हुआ। आगे द टीचर सेड यस बट साइलेंटली। टीचर ने परमिशन दे दी, साथ में ये भी कहा कि शांति से। इसको कैसे बताएंगे? द टीचर, देखो
यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो आंसर्ड पॉजिटिवली या एग्रीड पॉजिटिवली। यहाँ पे आप सिंपली ऐसा भी लिख दो टीचर एग्रीड, टीचर मान गई। देखो अगर आप टीचर से कुछ रिक्वेस्ट करोगे और अगर वो हाँ बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, टीचर मान गई और बोला कि शांति से करना। देखो इसका हिंदी में इंडायरेक्ट करो, हिंदी में टीचर ने कहा हाँ पर चुप शांति से, हम ऐसा बोलेंगे। हम क्या बोलते हैं, टीचर मान गई और कहा कि शांति से डिस्कस करना। इसका मतलब ये सेंटेंस हमने कंप्लीट किया, शांति से डिस्कस करना। क्या ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं, हम सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। सेम यहाँ भी करना पड़ेगा, द टीचर एग्रीड एंड सेड या सजेस्टेड लिख सकते हैं, शांति से करना। क्या हो जाएगा, ऑर्डर बोल सकते हैं ना भाई, टीचर मान गए लेकिन ऑर्डर किया कि शांति से डिस्कस करना। सो एंड ऑर्डर्ड टू डिस्कस साइलेंटली। समझ आ रहा है बच्चा लोग? सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा। अब कब पता चलेगा कि सेंटेंस कंप्लीट करना है नहीं करना है? एक ही तरीका है कि उसका हिंदी में आंसर बनाओ, और कोई तरीका नहीं है। फिर लास्ट, ऑल स्टूडेंट्स क्राइड। बच्चा यहाँ पे क्राइड का मतलब रोने नहीं लगा, मतलब खुशी से चिल्लाए। ठीक है, क्राइड का मतलब हमेशा रोना नहीं होता। द स्टूडेंट्स, आप जब आंसर लिखेंगे तो सिंपली आप सेड टोल्ड लगा सकते हैं। अच्छा अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो, देखो मैं जानबूझ के हर बार कुछ ना कुछ नवा लेके आ रहा हूँ ताकि आपको कुछ पता लगता रहे। एक्चुअली डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चा एक ऐसी चीज है ना, भंडार है इसमें, भंडार है। मैं एक लेक्चर में उसको सारे भंडारा को आपके सामने नहीं रख सकता हूँ। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ चीजें ऐसी हो जो मैं आपको ना बता पाऊँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें हैं बच्चा, मैं क्या क्या एक आपको बताना चाहूँ। सो जितना मुझे याद आता जा रहा है मैं यहाँ आपके सामने रखता जा रहा हूँ, और इसके साथ साथ और भी सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ कुछ नई चीजें आपको पता लगती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नवा है आपके लिए, देखो थैंक यू बोल रहा है, लेकिन क्या थैंक यू के बाद और कुछ बोल रहे हैं? नहीं ना। सो इस समय हम क्या बोलेंगे कि जब टीचर ने कहा, टीचर मान गई और टीचर ने कहा शांति से डिस्कस करना, तो सभी बच्चों ने टीचर का शुक्रिया अदा किया। हम हिंदी में तो ऐसा कहते हैं, सभी बच्चों ने बोला थैंक यू। हम इस तरीके से नहीं बताते, हम कैसे बताते हैं, सभी बच्चों ने टीचर का शुक्रिया अदा किया। इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? ऑल स्टूडेंट्स सिंपली, हाँ शुक्रिया अदा किया मतलब थैंक द टीचर। खत्म, बस खत्म, फिनिश। समझ आ रहा है? अच्छा बाय चांस यहाँ पे कोई सॉरी वाली चीज होती, ऐसा कोई कहानी चल रही होती कि बच्चों ने लास्ट में सॉरी मैम कहा है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एपोलोजाइज्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एपोलोजाइज का मतलब माफी मांगना। ऑल स्टूडेंट्स एपोलोजाइज टीचर। सो कभी भी ऐसा आवे ना कि सॉरी, तो उस समय हम सॉरी के बदले वर्ड यूज करेंगे एपोलोजाइज। और अगर मान लो उसके आगे और भी कुछ कहा जा रहा है, सो स्टूडेंट्स एपोलोजाइज टीचर एंड सेड दैट। अगर कुछ पूछ रहे हैं तो एंड आस्क्ड, अगर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एंड रिक्वेस्टेड, जो भी फिर आगे कहानी चल रही हो। समझ आया बच्चा लोग? सो इंपेरेटिव में बस आपको इतनी ही चीजें ध्यान रखनी है। क्या? एक तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड या तो टू। अच्छा अब एक कहानी होती है, मतलब कई बार अगर आपको सेंटेंस में दिखे ना, लेट्स डू दिस, दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड ने पूछा व्हाट कैन वी डू नाउ। चलिए काम करते, क्वेश्चन देख लें, नन्ना मुन्ना है, प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम देख लेते हैं उसको। ओके, तो फिर से हमने एक छोटी सी कन्वर्सेशन ले ली है वेनु और रेनु के बीच में। बच्चा लोग अगर ये आपका नाम है या आपके पिताजी का नाम है या आपके माताजी का नाम है, सो ये प्योरली एक कोइंसिडेंट है, इसमें जानबूझ के कोई भी चीज नहीं की गई है, और ये कन्वर्सेशन लॉकडाउन से पहले की है। ठीक है, जस्ट किडिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेनु सवाल कर रहा है, इंट्रोगेटिव, सो हम क्या कर देंगे, वेनु आस्क्ड। आस्क के बाद या तो इफ लगता है या तो WH वर्ड। कहां से शुरुआत हो रही है? WH से, सो वही का वही वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, इफ नहीं लगेगा। अब अच्छा हम क्या करेंगे, इसको छुपा के पूरा सेंटेंस लिख लो। ये कॉमा है, इसका मतलब मैंने पहले बताया इज होता है, इज योर प्लान टुडे। बच्चा मैंने बताया था ना कि अगर हम WH वर्ड हटाएंगे तो या तो वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा या तो वो डू डज इट से शुरू होगा।
हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब हम क्या करेंगे, एसर्टिव बनाना है, तो एसर्टिव के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आता है। तो ये इस चला जाएगा इधर, योर प्लान इज टुडे। देखिए मुझे पता है कि ये सेंटेंस सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, बट वो हमारा आंसर नहीं है। अच्छा सॉरी, दिख नहीं रहा, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लूं। हमने क्या किया, सबसे पहले तो व्हाट को छुपा के बाकी सारी चीजें यहां लिखी। इज योर प्लान टुडे, इसका एसर्टिव किया, इसको सब्जेक्ट के आगे ले गए, योर प्लान इज टुडे। अब इसका इनडायरेक्ट करके यहां लगा दो। सो वेनु आस्क्ड व्हाट यू, भाई वेनु किससे पूछा, रेनू से, आप थर्ड पर्सन हो। सो रेनू ने वेनु से पूछा, तो हम यहां लिख देते हैं आस्क्ड रेनू व्हाट, क्या रहेगा यहां पे बच्चा लोग। अब जरा आओ देखो, ये गलती अक्सर हम लोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्या योर प्लान सच में सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में जानकारी मिले। तो बच्चा इस सेंटेंस में जानकारी एक्चुअली किसके बारे में थी, रेनू के बारे में। क्या रेनू इधर कहीं भी है? नहीं। सो इसको हम पीछे नहीं लेके जाएंगे, सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, सब्जेक्ट है नहीं, योर प्लान सब्जेक्ट नहीं है। भाई अगर हम उससे पूछेंगे ना कि मेरा प्लान है, तुम्हारा प्लान है, सो मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये सब्जेक्ट होता है। क्या ऐसे कोई वर्ड्स इधर है? नहीं, सब्जेक्ट एब्सेंट है। सो ये उधर का उधर ही रहेगा। अब इसका बना लो आप इनडायरेक्ट। सो व्हाट वाज योर के बदले रेनू का, तो रेनू एक लड़की है, हर, व्हाट वाज हर प्लान टुडे का हो जाएगा दैट डे। आगे रेनू ने जवाब दिया नथिंग मच। अगर मुझे हिंदी में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, रेनू ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। ये क्या बोल रही है, नथिंग मच, कुछ भी नहीं। हमने क्या बोला, कुछ खास नहीं। यहाँ इंशोर समझ लो कि हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। सो वैसा ही यहां पे करना पड़ेगा, रेनू रिप्लाइड दैट, कैसे बोलेंगे कि कुछ खास प्लान नहीं है या कुछ खास प्लान नहीं था, दैट नथिंग स्पेशल वॉज प्लान्ड, कुछ खास प्लान नहीं था। समझ आ रहा है? अच्छा अब आप यहां बोलेंगे सर आपने वॉज भी लगा दिया और प्लान भी लगा दिया, दो तो पास्ट टेंस एक साथ। ऐसा कब होता है कि जब दो पास्ट टेंस यानी वॉज और पास्ट टेंस आ जाए? पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव में सीखा था ना। पैसिव में क्या देखा था, कैटेगरी 1 के साथ पास्ट टेंस, तो कैटेगरी 1 के साथ पास्ट टेंस। मैंने पहले कहा था कि अंग्रेजी का हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इसमें दूसरा कोई टॉपिक आ नहीं सकता। देखो आगे एक्टिव पैसिव भी, ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब देखो बच्चा, जरूरी नहीं है कि इसको इसी तरीके से फ्रेम किया जाए, आप अलग तरीके से फ्रेमिंग कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेनू रिप्लाइड दैट शी हैड नो प्लान, उसके पास कोई प्लान नहीं था। फ्रेमिंग जैसे करनी है करो। भाई रेनू ने जवाब दिया कि उसने कोई प्लान नहीं किया, शी हैड नो प्लान। समझ आ रहा है? सेंटेंस की फ्रेमिंग जैसे करनी करो, बस ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। ओके, फिर अब देखो लेट्स गो। बच्चा कहीं भी लेट्स सीखे तो समझ जाना कि वो सजेशन होता है। चलो ना मूवी के लिए चलते हैं, तो सजेशन दिया जा रहा है ना। सो यहां पे क्या हो जाएगा, वेनु सजेस्टेड टू। अब ये लेट्स के बदले आ गया सजेस्टेड टू गो फॉर द मूवी दैट डे। टुडे का दैट डे, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। लास्ट रेनू, अब रेनू ने खुशी से बोला ओ वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सो एक्सक्लेम, बच्चा वैसे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमको दे रखा है यहाँ पे, एक्सक्लेम पॉजिटिवली, नो एक्सक्लेम विथ जॉय। बच्चा ये क्या कोई जवाब दे रही है, हाँ या ना?
हम पॉजिटिवली नेगेटिवली कब लिखते हैं? जब जवाब दिया जाता है, किसी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, तब हम पॉजिटिवली नेगेटिवली लिखते हैं। बट आई डोंट थिंक सो ये जवाब है, ये तो खुशी से, ओ यस, बहुत ही अच्छा आइडिया है, खुशी से बोल रही है ना, सो यहाँ पे हम यस का कुछ नहीं करेंगे, अवॉइड इट। सो हमने क्या कर दिया? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बिकॉज ऑब्वियस समझ लो कि ये जॉय के बदले हम ये चीज हमको जॉय दिखा रहा है। अब इसका कर दो एसर्टिव, सो आई थिंक एसर्टिव करने के लिए ये हट जाएगा सिंपली, ये सेंटेंस बचा, इसका इनडायरेक्ट कर दो, विद जॉय दैट कोमा दैट, देखो यहाँ पे भी दो बार है, एक बार की और एक बार ये वाला दैट। कोमा इसका मतलब इज, उसका हो जाएगा वाज, दैट वाज द ग्रेट आइडिया। समझ आया बच्चा लोग? सो इस तरीके से छोटी छोटी बारीक चीजों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। एंड बच्चा लोग इसी के साथ हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा कंप्लीट होता है। हमने सबसे पहले वीडियो में एसर्टिव टाइप देखा था, अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव टाइप देखा था, और आज हमने एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव टाइप देख लिया है। अब इससे बाहर का कुछ नहीं हो सकता यार, ठीक है, कहीं फ्रेमिंग गलत हो सकती है आपसे, तो वो सारी चीजें तो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। छोटी मोटी चीजें, देखो मैंने पहले भी कहा था कि इसमें ढगलो रूल्स है, ढगलो चीजें आपको यहाँ वहाँ छेड़नी पड़ती है, सो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आ सकता है। बाकी इसके जितने भी रूल्स हैं, जितने भी तरह के पॉसिबल्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सब मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।